नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 में आता है। आर्टिकल 5 to 11 यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 5 यहाँ पे बात करता है सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल, और कब की बात हो रही है? एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950। तो इसमें सबसे जो मेन जो रिक्वायरमेंट हुआ है डोमिसाइल। और डोमिसाइल का मीनिंग क्या है यहाँ पे? जगह का मीनिंग है जो कोई भी इंडिया की टेरिटरी में कोई इंसान रह रहा है और उसकी ये इंटेंशन है कि वो परमानेंटली वहीं रहेगा, ये आ गया डोमिसाइल। और डोमिसाइल के साथ साथ इन तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर कोई फॉलो करता है तो वो यहाँ पे इसको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्या है सिटीजनशिप के साथ? डोमिसाइल के साथ जो फर्स्ट कंडीशन है, या तो वो इंडिया का बॉर्न होना चाहिए। बी में क्या है? उसका मदर या फादर जो है वो इंडिया में उसका जन्म हुआ होना चाहिए। सी जो है वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950, यानी 1945 से लेकर यहाँ पर वो रहने वाला होना चाहिए। तो 5 साल 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 6 यहाँ पे बात करता है माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान से यहाँ पे माइग्रेंट आए तो उनकी बात करता है, उनकी सिटीजनशिप की बात करता है आर्टिकल 6, पाकिस्तान टू इंडिया। तो इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन ए, पर्सन पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया एज डिफाइनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये कंडीशन तो ये है इसकी जो सिटीजनशिप की, जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे टाइमलाइन बताता है परमिट सिस्टम। परमिट सिस्टम क्या था? परमिट सिस्टम में एक डेट है यहाँ पे 19 जुलाई 1948। इसको यहाँ पे परमिट सिस्टम क्यों कहा गया? इसी डेट को क्यों लिया गया? क्योंकि इस डेट को यहाँ पे अलो किया था, इंडिया से कोई पाकिस्तान से इंडिया में जाना चाहता है उसको अलो किया था। तो यहाँ पे परमिट सिस्टम हमें देखने को मिलता है कंडीशन बी में। इसमें यहाँ पे अगर जो डेट दी गई थी जुलाई 1948, इससे अगर पहले का कोई यहाँ पे माइग्रेट हुआ है तो वो सिटीजन यहाँ पे कहलाएगा। और अगर 19 जुलाई 1948 पर या फिर उसके बाद अगर आता है तो उसकी यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट कंडीशन है? यहाँ पे 6 मंथ्स का रेजिडेंस होना चाहिए और दूसरा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 7, माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान देन रिटर्न टू इंडिया। पहले तो वो पाकिस्तान गया और उसके बाद फिर से रिटर्न हुआ इंडिया में, तो ये डील करता है आर्टिकल 7। 5 और 6 आर्टिकल्स हमने देखे कि कौन कौन जो है वो सिटीजन हो सकता है इंडिया का, और 7 जो है वो यहाँ बोलता है कौन सिटीजन नहीं होगा। तो इसमें वो बात की जाती है, इफ़ ए पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर मार्च 1 1947 दे लॉस्ट इंडियन सिटीजनशिप। अगर मार्च 1 1947 के बाद अगर कोई यहाँ पे माइग्रेट करता है पाकिस्तान को तो वो यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं ले पाएगा। एक एक्सेप्शन यहाँ पे दी गई है, इफ़ दे रिटर्न टू इंडिया अंडर परमानेंट सेटलमेंट परमिट रीसेटलमेंट परमिट दे कुड गेट इट बैक बाई रिजाइडिंग फॉर 6 months। फिर से वही जो कंडीशन आ जाती है कि 6 months तक का वो रेजिडेंस होना चाहिए, उसके बाद उसके साथ साथ जो है रजिस्ट्रेशन भी उसकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर 8 आर्टिकल की बात करें तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन होना चाहिए लेकिन बाहर रह रहा है, तो उसकी सिटीजनशिप की जो बात की गई है। फॉर इंडिविजुअल्स लिविंग अब्रॉड हुज पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया they can acquire citizenship कैसे? by registration at the Indian consulate और embassy at that country। तो जिस कंट्री में रह रहा है वहाँ पे उसको रजिस्टर करवाना है एम्बेसी में। आर्टिकल 9 यहाँ पे बात करता है सिंगल सिटीजनशिप। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे वॉलंटरी एक्वायर करता है सिटीजन फॉरेन कंट्री की, तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। और क्योंकि इंडिया यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है, ना कि ड्यूल सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 यहाँ पे बात करता है कंटेनेंट्स ऑफ राइट्स। इसमें कहा जाता है कि कोई भी पर्सन जो है जो है सिटीजन है, जो हमने पढ़ा अभी 5, 6, 7 आर्टिकल्स में 8, उसकी जो है सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन दे आर सब्जेक्ट टू लॉज मेड बाई पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर दी गई है कि उनकी जो सिटीजनशिप है उसके जो राइट्स हैं उनको यहाँ पे वो रेगुलेट कर सकता है। तो आर्टिकल 11 यहाँ पे बात करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप। तो पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकती है, उसको पावर दी गई है, एब्सोल्यूट पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग एक्विजिशन टर्मिनेशन एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप।
तो इसी आर्टिकल के अंडर यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट 1955 ला के यहाँ पे इसको रेगुलेट किया गया और इसमें बताया गया कि कैसे एक्वायर की जा सकती है सिटीजनशिप, टर्मिनेट कैसे की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है, जैसे हमने पढ़ा 5, 6, 7, 8, तो ये सारे जो है आर्टिकल्स हमें बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सिटीजन होगा, इसकी वो यहाँ पे वो कंडीशंस बताते हैं। लेकिन अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 की बात करें जो कि आर्टिकल 11 में यहाँ पे बनाया गया है, तो यहाँ पे बात करता है कि आफ्टर 1950 कौन जो है वो सिटीजन होगा, कौन नहीं होगा, कौन कैसे एक्वायर करेगा और कैसे किसी की जो सिटीजनशिप है वो यहाँ पे टर्मिनेट की जाएगी। और इसको अमेंड किया गया है मल्टीपल टाइम्स 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 15 और 19। और इन सारी अमेंडमेंट्स को इंक्लूड करके यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे नोट्स बनाए गए हैं। हाँ, आप यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस पर क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछे हैं, चांसेस भी काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। 5 वेज यहाँ पे एक्वायर करने के दिए गए सिटीजनशिप को, बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, तो लास्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे सिक्किम की गई थी 1975 में। तो जो सिक्किम के जो सिटीजन्स थे वो जैसे टेरिटरी जो है एक्वायर की जाती है तो वो सिटीजन जो है वो इंडिया के हो जाते हैं। और लॉस ऑफ सिटीजन के यहाँ पे 3 वेज है, कौन कौन से, रिनंसिएशन, और वो वॉलंटरली अगर वो छोड़ देता है, सरेंडर कर देता है, टर्मिनेशन, लॉ के द्वारा उसको टर्मिनेट किया जाता है, डेप्रीवेशन, कंपल्सरी टर्मिनेशन बाई गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पे 5 जो है वो एक्वायर करने के यहाँ पे तरीके बताए गए हैं इस एक्ट में, और 3 जो है वो टर्मिनेशन के। फर्स्ट यहाँ पे हम बात करें अगर बाई बर्थ कैसे एक्वायर की जा सकती है, तो सबसे पहले अगर ये यहाँ पे डेट दी है 26 जनवरी 1950 टू 1987 जुलाई 1, तो इस डेट तक अगर कोई सिटीजन है इंडिया का, अगर सिटीजन कैसे होगा, अगर वो इंडिया में बॉर्न है, रिगार्डलेस ऑफ योर पेरेंट्स नेशनलिटी, पेरेंट्स चाहे किसी भी नेशन के हों, इस डेट के बीच में अगर कोई इंडिया में जिसका जन्म हुआ है तो वो सिटीजनशिप जो है ले सकता है। जुलाई 1 1987 से लेकर 2004 तक, तो ये सारी जो है अमेंडमेंट्स के थ्रू जो चेंजेस लाए गए हैं, तो ये जो फाइनल जो है वो शॉर्ट नोट्स हैं। 87 टू 2004 की अगर बात करें तो यहाँ पे बात की गई यू आर ए सिटीजन ओनली इफ़ बॉर्न इन इंडिया, एंड इसके साथ साथ दूसरा क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ योर पेरेंट इज़ एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। तो अगर कोई भी पेरेंट, मदर और फादर, कोई भी जो है जिस टाइम पे बर्थ हो उस टाइम पे इंडियन सिटीजन है, तो यहाँ पे वो सिटीजन कहलाएगा। ऑन आफ्टर 2004, इस डेट पे या इसके बाद बॉर्न इन इंडिया और इसके साथ साथ जो दोनों पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन है, या फिर वन पेरेंट इज़ ए सिटीजन एंड अदर इज़ नॉट इलीगल माइग्रेंट, तो ये इसकी कंडीशंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एनिमी एलियंस बॉर्न इन इंडिया इंडियन सॉइल कैन नॉट गेट सिटीजनशिप इन दिस वे। अगर कोई एनिमी एलियन है या फिर फॉरेन डिप्लोमेट का चिल्ड्रन है, तो वो अगर इंडिया की सॉइल पे अगर जन्म लेता है तो वो सिटीजनशिप नहीं ले पाएगा। दूसरा जो है डेसेंट, जिसको लॉ ऑफ ब्लड बोलते हैं, फॉर पीपल बोर्न आउटसाइड इंडिया, उनके लिए जो इंडिया के बाहर जन्म लेते हैं। 1950 टू 1992 की बात करें तो सिटीजन इफ़ द फादर वाज एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे अगर उसका जो फादर है वो अगर सिटीजन है तो वो भी सिटीजन यहाँ पे होगा। 1992 के बाद की अगर बात की जाए तो जेंडर न्यूट्रल रूल लाया गया यहाँ पे अमेंडमेंट के थ्रू, सिटीजन इफ इधर पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन, कोई भी पेरेंट, यहाँ पहले फादर की बात की गई थी, यहाँ पे कोई भी, मदर भी और फादर भी, कोई भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हुआ अगर, तो वो यहाँ पे सिटीजन होगा, उनका जो बेबी होगा। तो ये क्या दिखता है यहाँ पे, जेंडर न्यूट्रल रूल। 2004 के बाद की अगर बात की जाए, स्ट्रिक्ट चेक, यहाँ पे चेक्स लगाए गए, ए पर्सन बोर्न abroad is not a citizen unless their birth is registered at an Indian consulate within 1 year of birth or with central government permission। तो ये इसकी यहाँ पे 2004 के बाद की जो चेक लगाया गया, यहाँ पे स्ट्रिक्ट यहाँ पे जो प्रोविज़न रखे गए हैं, अगर 1 साल तक अगर उसको रजिस्टर नहीं किया जाता इंडियन कॉन्सुलेट में, तो वो यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं ले पाएगा। रजिस्ट्रेशन की बात की जाए अगर, तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन पे अप्लाई होता है जो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं है, पर ये यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग, अप्लाई करने से पहले अगर 7 साल तक इंडिया में वो रह रहा है तो वो यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन
ordinarily resident in any country outside undivided India. C. Person married to an Indian citizen who have been resident in India for 7 years. D. Minor children of parent who are the both citizens of India. तो ये काफ़ी इजी प्रोविजन है और इस पर क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे। जो फोर्थ जो है नेचुरलाइजेशन फॉर एनी फॉरनर नॉट एन इलीगल माइग्रेंट हु सेटिस्फाई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस। तो कौन कौन से जो क्वालिफिकेशंस है जो फॉरनर बट वो फॉरनर जो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो सिटीजनशिप ले सकता है। मस्ट नॉट बी ए सिटीजन ऑफ कंट्री वेयर इंडियंस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स। जिस कंट्री में इंडियंस को अलाउ नहीं है नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन बनना, तो उस कंट्री के सिटीजन जो है वो भी यहाँ पे इंडिया में थ्रू दिस मेथड नेचुरलाइजेशन वो सिटीजनशिप नहीं ले सकते। मस्ट हैव रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 12 months इमीडिएटली प्रोसीडिंग द एप्लीकेशन डेट। या तो गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस फॉर 12 months ड्यूरिंग 14 years prior to that 12-month window they must have resided in India government service for total period of 11 years often summarized as 11 out of 14। तो ये प्रोविजंस हैं, आप इसको दोबारा रीड करके इसको याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तो ये भी काफ़ी इजी है। जैसे किस टेरिटरी, जैसे सिक्किम को यहाँ पे एक्वायर किया गया था, ऐड किया इंटीग्रेट किया गया था, तो वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो भी इंडियन सिटीजन्स बन गए थे। इफ़ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द पर्सन ऑफ दैट टेरिटरी हु विल बिकम इंडियन सिटीजन्स। अब लॉस ऑफ यहाँ पे 3 वेज बताएं लॉस के। रिनंसिएशन, ए पर्सन वॉलंटरी मेक्स ए फॉर्मल डिक्लेरेशन गिविंग अप देयर इंडियन सिटीजनशिप। कोई खुद ही यहाँ पे वो वॉलंटरी जो है वो डिक्लेयर कर देता है कि मैं यहाँ का सिटीजन नहीं हूँ, और वो अपनी सिटीजनशिप जो है वो छोड़ देता है। वॉर एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? इफ़ ए डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन विदहोल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन। वॉर के टाइम में यहाँ पे वो डिक्लेरेशन को यहाँ पे वो विदहोल्ड कर सकते हैं। माइनर चाइल्ड रूल, व्हेन अ पर्सन रिनाउंस सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन लूजेस इट टू। और कोई यहाँ पे सिटीजनशिप रिनाउंस करता है, छोड़ता है, तो उसका जो माइनर चाइल्ड होगा उसकी भी जो सिटीजनशिप है वो चली जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक यहाँ पर विंडो दी गई है, दोज चिल्ड्रन कैन रिज्यूम देयर इंडियन सिटीजनशिप विद इन 1 year आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18। जैसे ही वो 18 के हो जाते हैं उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है वो सिटीजनशिप वो रिज्यूम कर सकते हैं। टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बिकॉज इंडिया फीचर्स सिंगल सिटीजनशिप, इफ एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री देयर इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स। किसी और कंट्री की अगर वो सिटीजनशिप ले लेते हैं तो इंडिया की जो है वो ऑटोमेटिकली जो टर्मिनेट हो जाएगी। वॉर एक्सेप्शन, यहाँ पे भी वॉर एक्सेप्शन है। दिस ऑटोमेटिक प्रोविजन डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज एक्टिवली एंगेज्ड। डेप्रीवेशन, कंपल्सरी टर्मिनेशन, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? यहाँ पे 5 क्राइटेरिया है। फ्रॉड, डिसलॉयल्टी, एनिमी ट्रेडिंग, उसके बाद जो इम्प्रिजनमेंट आउट ऑफ इंडिया। फ्रॉड यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे सिटीजनशिप वाज ऑब्टेन्ड बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बाय फ्रॉड। फ्रॉड के थ्रू अगर एक्वायर की गई है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर कंसीलमेंट ऑफ डिटेल फैक्ट्स, तो ये सारे अगर इस तरीके से की गई है तो वो यहाँ पे टर्मिनेट कर दी जाएगी। डिसलॉयल्टी, द सिटीजन हैज़ शोन डिसलॉयल्टी और डिसअफेक्शन टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एक्ट और स्पीच। अगर किसी ने डिसलॉयल्टी या फिर डिसअफेक्शन यहाँ पे कोई एक्ट किया है या शो की है टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनिमी ट्रेडिंग, द कंट्री अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर। ड्यूरिंग वॉर के टाइम में एनिमी कंट्री के साथ अगर ट्रेडिंग किया है, जो अनलॉफुली ट्रेड किया है या फिर कम्युनिकेट किया है, तो उस केस में भी सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। इम्प्रिजनमेंट, अगर 2 साल की पनिशमेंट हो गई है किसी भी कंट्री में विद इन 5 years ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड और नेचुरलाइज्ड, रजिस्ट्रेशन के थ्रू या फिर नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर किसी को सिटीजनशिप दी गई है तो उसके 5 साल के अंदर अंदर अगर उसी सिटीजन को अगर इम्प्रिजनमेंट हो जाती है 2 साल की, तो तब भी यहाँ पे गवर्नमेंट टर्मिनेट करती है उसकी सिटीजनशिप आउट ऑफ इंडिया। अगर 7 साल
लगातार 7 साल तक वो बाहर रह रहा है, इंडिया के बाहर रह रहा है, अगर वो स्टूडेंट भी नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है, और यहाँ पे वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, एनुअली आता है इंडियन कॉन्सुलेट, तो उसकी सिटीजनशिप जो चली जाती है 7 ईयर्स कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे बात आती है करंट अफेयर्स का था, जो 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है। इसमें यहाँ पे कोर मैट्रिक्स क्या है इसकी, 3 कंट्रीज़ में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं वो इंडिया में आ सकती हैं, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस, इफेक्टिवली नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ फ्रॉम दोज इस्लामिक रिपब्लिक्स। कट ऑफ डेट कौन सी दी गई है, 31 दिसंबर 2014 से अगर पहले आते हैं या फिर ऑन 31 दिसंबर 2014, तो उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी। एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे, कौन कौन से एग्जेम्प्टेड एरियाज़ हैं 6 शेड्यूल में, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सेकंड जो इनर लाइन परमिट एरियाज़ जो हैं वहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं। एरियाज़ नोटिफाइड अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, फॉरेनर्स एंड सिटीजन्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिक्वायर इनर लाइन परमिट टू एंटर एंड स्टे इन दिस स्टेट्स एंड CAA इज़ कम्प्लीटली इनएप्लीकेबल हेयर। तो इन एरियाज़ में, ILP एरियाज़ में भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो कौन कौन सी यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 फेडरलिज्म चैलेंज, यहाँ पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसको एक फेडरलिज्म के लिए एक चैलेंज क्यों यहाँ पे देखा जाता है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, और असम अकॉर्ड का उसके साथ क्या रिलेशन और क्या कॉन्फ्लिक्ट है। फेडरलिज्म क्वेश्चन, वाई इज इट क्रिटिसाइज्ड एज अगेंस्ट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के क्वेश्चन यहाँ पे मीन्स पे इसको एज ए फॉरन मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आता है तो इसमें सिटीजनशिप या फिर उसके जो प्रोसीजर हैं यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसको आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन हाउ एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड अंडर CAA रूल्स 2024। 2019 में यहाँ पे एक्ट आता है CAA, और फिर रूल्स आते हैं 2024। तो इन रूल्स में यहाँ पे ऐसा क्या है जो अगेंस्ट फेडरलिज्म है, ये हम देखते हैं। जो ट्रेडिशनल रूट था जो, और जो न्यू रूट है CAA रूट, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ट्रेडिशनल रूट क्या था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी। सिटीजनशिप एप्लीकेशंस वाई रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन गो थ्रू, तो जो भी सिटीजनशिप एप्लीकेशंस होती थी वो कैसे रजिस्टर्ड की जाती थी, DM के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो किसके अंडर होता था, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता था, हु बिलोंग्स टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क। दिस गिव स्टेट गवर्नमेंट्स ए फाउंडेशनल से इन वेरीफाइंग एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पे पावर देता था। लेकिन जो अभी के जो रूल्स हैं 2024 जो रूल्स हैं वो बाईपास करते हैं स्टेट्स को, और यहाँ पे वहाँ पे ट्रायंगल देखने को मिलता है, जो अथॉरिटी वहाँ पे डिसाइड की गई है। एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई गई है, और इसमें यहाँ पे कौन कौन है, एप्लीकेशंस नाउ रूट थ्रू ए न्यूली फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, और इसमें जो डायग्राम है 3 जो सेंट्रल डिपार्टमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्या है, पोस्टल डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंसस ऑफिस। पोस्टल डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेंसस ऑफिस, तो ये तीनों जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक सेंटर का यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिलता है, और स्टेट की जो पावर्स थी वो यहाँ पे कम होते दिखती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है एक फेडरल चैलेंज। कंक्लूजन, बिकॉज ऑल दीज 3 डिपार्टमेंट्स कम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, states argue that executive centralization infringes upon principles of cooperative federalism. Why protest in नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में जो असम अकॉर्ड हुआ था उसका रीज़न क्या था, क्यों लाया, या पर्पस क्या था उसका, और क्यों ये CAA के जो रूल्स हैं उसके कन्फ्लिक्ट में आता है, जो 19 का जो एक्ट है, कैसे इसके ये इनकन्सिस्टेंट है इसके साथ। टाइमलाइन देख लेते हैं हम, और इसमें 1979 और 85 के बीच में यहाँ पे असम में एजिटेशन होती है, स्टूडेंट्स के काफ़ी जो ग्रुप है AASU के द्वारा प्रोटेस्ट की जाती हैं, और किसके अगेंस्ट था, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन, और जो लोकल जो डेमोग्राफिक्स थी वो चेंज हो रही थी। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे मिलकर अकॉर्ड आता है 1985 में, असम अकॉर्ड। इसमें पीस लाने के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। यहाँ पे उनके द्वारा कहा जाता है एक कट ऑफ जो डेट है वो डिसाइड की जाती है कि जो भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं असम में 24 मार्च 1971, उस टाइम पे क्या था, एव ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इसमें ये जो डेट दी जाती है कट ऑफ 24 मार्च 1971,
उससे पहले जो भी आए होते हैं तो उनको एक सिटीजन कंसिडर किया जाता है। लेकिन आफ्टर 24 मार्च 1971 जो भी आते हैं तो उनको इलीगल इमिग्रेंट्स कह दिया जाता है और उनको डिपोर्ट किया जाएगा, डिटेक्ट करके यहाँ पे डिपोर्ट किया जाएगा, चाहे कोई भी रिलीजन उनका हो। यहाँ पे कोई भी रिलीजन मेंशन नहीं किया गया है। तो ये था असम अकॉर्ड। उसके बाद आता है यहाँ पे सेक्शन 6A ऑफ 1955 एक्ट। इसमें इन्होंने इंसर्ट किया स्पेसिफिकली टू गिव लीगल इफेक्ट टू द असम अकॉर्ड। जो असम अकॉर्ड यहाँ पे हुआ था उसको यहाँ पे लीगली इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक लीगल इफेक्ट देने के लिए, यहाँ पे लीगल बैकिंग देने के लिए यहाँ पे सेक्शन 6A जो ऐड की गई जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 था। तो इसमें उन्होंने कहा गया कि जो भी 1966 टू 1971 के बीच में कोई भी आ रहा है माइग्रेंट तो वो यहाँ पे सिटीजन बन सकता है, लेकिन 10 साल तक उनको वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे। 10 साल तक उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अगर 71 के बाद आता है कोई, जो डिसाइड की गई यहाँ पे जो असम अकॉर्ड में डेट डिसाइड की गई, अगर 24 मार्च 1971 के अगर बाद आता है कोई तो उसको यहाँ पे सिटीजनशिप भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये कैसे क्लैश करता है 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। तो इसमें कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, जैसे जो कट ऑफ डेट थी 24 मार्च 1971 असम की जो डेमोग्राफी इमिग्रेशन को रोकने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, तो इसमें यहाँ पे जो बताया गया हुआ 2014 31 दिसंबर। तो ये जो इस एक्ट के अंडर जितने भी सिटीजन हैं 2004 जितने भी माइग्रेंट्स थे 2014 के तक वो यहाँ पे सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। तो इसमें उन्होंने जो रखा था जितने भी जो नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स थे, लेकिन यहाँ पे जो था कोई भी अगर 1971 के बाद आता है तो उसको यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और ये इसीलिए दोनों कन्फ्लिक्ट में हमें देखने को मिलते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे डेमोग्राफिक काफ़ी चेंज हो चुकी है और इस एक्ट के अंडर जो है और भी यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं जो सिटीजनशिप एक्वायर कर लेंगे और उसका हमें नुकसान होगा, ये असम के लोगों का कहना है। तो इसलिए 2019 का जो एक्ट है CAA और असम अकॉर्ड जो है वो दोनों कन्फ्लिक्ट में देखने को मिलते हैं। असम अकॉर्ड 1985 कट ऑफ डेट थी 1971 24 मार्च, लेकिन बाद में यहाँ पे जो CAA है इसको चेंज किया गया 31 दिसंबर 2014। ऑल अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स यहाँ पे दिए गए उसमें, लेकिन CAA में सिर्फ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो हैं वो फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। असम अकॉर्ड स्पेसिफिक है असम के लिए और ये अमेंडमेंट एक्ट जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नेशनल लेवल पे एक्सक्लूडिंग 6 शेड्यूल एरियाज़ और इनर लाइन परमिट एरियाज़। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद कुछ जो तमिलियन का इशू है उस पर भी करंट अफेयर्स में हमें देखा था और फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, उसके जो न्यू रूल्स आए हैं, कुछ एक्सेप्शंस आई हुई हैं।